नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र भारत के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उसे जेल जाना पड़ा है। और ये सब चीज की जो जड़ है वो अमित शाह है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि 2020 के अंदर आम आदमी पार्टी ने 62 सीट जीत करके भाजपा को धूल चटाई थी। और अमित शाह ये दावा कर रहे थे घूम घूम करके कि हमारी भी भारतीय जनता पार्टी 2020 के अंदर दिल्ली पे सत्ता कायम करेगी। शाह ने दावा किया था, उसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ। और इसका एक बड़ा मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में है, तो दिल्ली की आवाज पूरे भारत तक गूंजती है और लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो इस चीज के लिए अमित शाह ने एक अपना चेस मास्टर प्लान खेला है। उन्होंने पहले क्या किया, जिस प्रकार से चेस के अंदर पहले सैनिक को, उसके बाद मंत्री को और उसके बाद राजा को चेकमेट किया जाता है, उसी प्रकार पहले इन्होंने मंत्री मतलब बोला जाए तो मनीष सिसोदिया को, उसके बाद संजय सिंह को और उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। अभी तक ईडी टोटल 250 रेड मार चुकी है, लेकिन किसी भी मंत्री के यहाँ से या केजरीवाल के यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 63,000 रुपए ही मिले, बाकी अभी तक उनको कुछ भी मिला नहीं। तो आखिर ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा है लिकर पॉलिसी केस, शराब नीति घोटाला। और इस घोटाले को हम लोग एज ए मूवी समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से मूवी के अंदर एक हीरो लॉबी होती है और एक विलन लॉबी होती है, उसी तरह से ये जो मैं लिकर पॉलिसी केस बताने वाला हूँ, इसके अंदर भी दो लॉबी बन चुकी है। लॉबी की पहले लॉबी की बात करें जो कि अमित शाह की लॉबी है, उस लॉबी में अमित शाह के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, सीबीआई एंड ईडी। वही दूसरी लॉबी में अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता के साथ जो साउथ लॉबी है, जो कि टेंडर दिल्ली के अंदर लिया था। तो ये दो लॉबी बनी हुई है इस मूवी के अंदर। इस मूवी के थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये प्रोपेगेंडा जो बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है। तो इस मूवी की स्क्रिप्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत होता है कोविड के टाइम 2020 में। वो वक्त था 13 अक्टूबर, जब एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप पब्लिक का राय लीजिए कि क्या जो नई शराब नीति है वो सही है या गलत है। तो कमेटी ने वो अपना कर्तव्य निभाया और फिर वो ले जा करके दिल्ली कैबिनेट के अंदर अपना रिपोर्ट पेश कर दिया और दिल्ली कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को रख लिया। उसके बाद वो प्रपोजल भेज दिया लेफ्टिनेंट के पास, क्योंकि किसी भी स्टेट की पॉलिसी या यूनियन टेरिटरी के पॉलिसी को पास करने के लिए हमें वहाँ के गवर्नर या तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। और ये प्रपोजल 5 नवंबर 2021 को दिल्ली कैबिनेट में पास हो जाता है। और ये जो नई शराब नीति है ये 6 महीने तक रन भी करती है। तभी मूवी में एक नया मोड़ आता है और उदय होता है 8 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार। ये कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि कुछ ना कुछ तो जो नई शराब नीति बनी है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। और ये रिपोर्ट भेज देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को। और विनय कुमार सक्सेना जो है वो केस ट्रांसफर करते हैं सीबीआई को और सीबीआई इस केस को हैंडल करती है। लेकिन इस चीज को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो पुरानी शराब नीति थी और नई शराब नीति में डिफरेंस क्या क्या है। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या ये घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जो पुरानी शराब नीति थी उसके अंदर ये था कि जो लाइसेंस धारक थे उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इतना आसानी से मिलता नहीं था। लेकिन क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा सा ये समस्या आई और केजरीवाल ने नई शराब नीति के अंदर जो लाइसेंसधारी थे उन्हें लाइसेंस देने के लिए थोड़ा सा लचीलापन अपना दिखाया। वही अगर मैं ओल्ड शराब नीति की बात करूं तो उसके अंदर जो कालाबाजारी बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि उस समय जो सरकारी दुकान थी वहीं पे शराब बिकती थी। लेकिन नई शराब नीति के अंदर अब जो प्राइवेटाइजेशन हो गया और ये टेंडर के रूप में जो प्राइवेट लोग थे, जो अभी हम आगे बात करेंगे। और हमने वीडियो के पहले बात किया था कि एक अपने आप लोगों को मैंने बताया था कि साउथ ग्रुप था जो कि केजरीवाल ग्रुप के अंदर आया, तो उसको ये लोग टेंडर दे दिए। और यही साउथ ग्रुप को केजरीवाल से मिलाने के लिए के कविता को आज जेल में है, क्योंकि के कविता जो है वो 2014 से लेकर 2019 तक सांसद भी रह चुकी हैं। वही मैं दूसरी तरफ बात करूं, जो पुरानी शराब नीति थी उसके अंदर जो लाइसेंस की कीमत थी वो 10 लाख और 8 लाख वेरी कर रहा था। लेकिन अब नई शराब नीति के अंदर 1 लाख से लेकर के 11 करोड़ तक वेरी करने लगा। लेकिन मैं अगर इस केस की वास्तविकता बता दूं तो एक रिपोर्ट आया जिसमें ये दिखा था कि जो 2021-22 का जो राजस्व था उसके अंदर वृद्धि हुई थी। जो दिल्ली का राजस्व था उसके अंदर 27% की वृद्धि हुई। और केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया? देखिए, बहुत सारे लोगों का ये है कि जो बड़े व्यापारी थे उनको
केजरीवाल ने सपोर्ट किया, क्योंकि छोटे व्यापारी थे वो लाइसेंस नहीं ले पाए। तो उसके पीछे का रीजन ये था कि जो बड़े व्यापारी थे उनसे मोटी रकम लेकर के दिल्ली जैसे स्टेट को लेकर के संभालना बहुत मुश्किल काम था। तो वो राजस्व के अंदर वृद्धि करने की वजह से ये ऐसा उन्होंने स्टेप लिया और इसका रिजल्ट भी मिला। 2021-22 के अंदर 27% का वृद्धि भी हुआ। लेकिन ईडी का जो मानना है, ईडी ने आरोप लगाया है कि जो ये कागज पे दिखाया जा रहा है कि हमें इतने करोड़ का फायदा हुआ है, एक्चुअल में फायदा नहीं है, ये सिर्फ दिखावा गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि ये जो साउथ ग्रुप के जो ठेकेदार थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर आकर के जो शराब का ठेका लिया था, ये आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा फंड किए थे पंजाब और गोवा के अंदर चुनाव लड़ने में। दूसरा आरोप ईडी का ये है कि जो केजरीवाल है अपने मनमाने हिसाब से, मतलब कोई भी लीगल तरीका नहीं अपनाया गया है, जैसा चाहा है। मतलब जो पहले एक्साइज ड्यूटी 12% थी उसको घटा के 6% कर दिया गया, जिससे राजस्व को बहुत ज्यादा घाटा हुआ। वही संजय सिंह के ऊपर ये केस है कि जो ब्लैक मनी थी उसे ये व्हाइट मनी कन्वर्ट कर दिए। वही मनीष सिसोदिया के ऊपर केस ये है क्योंकि उस समय एक्साइज मंत्री यही थे, तो इन्हीं के पूरे नेतृत्व में ये सारा पॉलिसी बनी है, तो उनको इसलिए ईडी ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन बात होती है कि केजरीवाल को क्यों, क्योंकि केजरीवाल जो थे उस समय चीफ मिनिस्टर थे और आज वर्तमान में भी हैं। तो उनका जो ईडी है उसका कहना ये है कि इनके संरक्षण में हुआ है और जो हेड है वो अरविंद केजरीवाल है। तो अब समस्या ये आ जाती है यहाँ पे कि अगर केजरीवाल को पकड़ना ही था तो इलेक्शन से पहले पकड़ लिए होते। 9 बार समन देने के बाद आकर के आप लोग पकड़ रहे हो, तो चूंकि इसके अंदर एक लीगल नोटिस होती है, अगर 3 बार हम किसी को भी समन देते हैं, अगर वो नहीं आता है तो उसे हम वारंट जारी करके गिरफ्तार कर लेते हैं। तो कौन सी समय का इंतजार किया जा रहा था? क्या बीजेपी से जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा है, उसे छिपाने के लिए ऐसा कुछ किया गया है, या इसके पीछे अडानी और अंबानी के साथ जो कुछ इंटरलिंक है, पीएम मोदी केयर फंड है, ये स्कैम को छुपाने के लिए जो विपक्ष इंडिया अलायंस है उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, देश की जनता इसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कुछ किया गया है। तो अमित शाह ने जो चाल चला है और इसकी जो काला सच्चाई है और ऐसा क्यों हुआ, ये सब हम बताने वाले आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।